आपके साथ प्रीति रघुनंदन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के पास कौन सी आफत आई? कथित जासूसी की जंग में आज संसद में विपक्ष ने सदन में क्या फेंककर विरोध जताया? राहुल गांधी की मेगा मीटिंग से ममता बनर्जी क्यों बना रखी हैं दूरी? ममता बनर्जी की मुलाकातों का मेला क्या 2024 में कर पाएगा बड़ा खेला? शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर किस मॉडल ने दर्ज कराया केस? और अगले हफ्ते से कश्मीर पर क्या है आतंकियों का अगस्त प्लान? ये सभी खबरें देखिए डंके की चोट पर। जम्मू कश्मीर सहित देश के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में कुदरत का कहर जारी है। किश्तवाड़ में बादल फटने से जानमाल का नुकसान जबरदस्त हुआ है, तो कुछ इसी तरह की तबाही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हुई। बादल फटने, बाढ़ और जमीन खिसकने की घटनाएं जगह जगह जानलेवा साबित हुई हैं। तड़के करीब 4:20 पर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटा तो हाहाकारी पानी की चपेट में 5 घर आ गए। हादसे के बाद कुछ ही घंटों में 7 लोगों के शव मिल गए, जबकि 12 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। हादसे के घंटों बाद तक 20 से ज्यादा लोग लापता बताए गए। बादल फटने और भारी बारिश का असर आसपास के इलाकों में दूर तक नजर आया। किश्तवाड़ के ही हुंजर इलाके की ये तस्वीरें बताती हैं कि हालात कितने भयावह रहे होंगे। कुछ ही देर में पहाड़ों का मलबा सड़क पर पहुंच गया और जो हिस्से कुछ देर पहले पहाड़ी नजर आते थे वो मलबे और कीचड़ की वजह से मैदान जैसे दिखने लगे। यही नहीं, कई घर तो मलबे में पूरी तरह दबे दिखे और पानी को जहां रास्ता मिला उसने खतरनाक रूप से बहने का जरिया ढूंढ लिया। बताया गया कि हुंजर में बादल फटने से 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। खराब मौसम की वजह से हुंजर इलाके में राहत बचाव दल को अपने अभियान में मुसीबतों का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू की टीमें लाइन अप है, हेलीकॉप्टर्स एयरफोर्स के लाइन अप हैं। क्योंकि मौसम बहुत खराब है जिस वजह से मौसम अलाउ नहीं कर रहा है हेलीकॉप्टर्स के लिए, लेकिन पैदल टीमें जो किश्तवाड़ पुलिस की है या यहाँ पर आर्मी की है वो उस पार्ट की तरफ बिल्कुल अग्रेसर है। बादल फटने के बाद पानी के तेज बहाव ने बाढ़ का रूप लिया तो इलाके के कई पुल बह गए। चूंकि पुल के बह जाने से कई इलाकों का संपर्क बाकी हिस्सों से टूट गया, इसलिए लोग प्रशासन से जल्द पुल बनाने की मांग करते नजर आए। मेरी अपील है इंतजामिया से और मेरी अपील जनाब सरपंच फारूक टीम साहब से और मेरी अपील जनाब हमारे मौजूदा तहसीलदार साहब से और डीसी किश्तवाड़ से गुजारिश की जाती है कि आके इसका मौका किया जाए और हमारे पुल का कुछ न कुछ सोचा जाए। बताया गया कि किश्तवाड़ जैसा ही हाल करगिल का भी हुआ, जहां बादल फटने और भारी बारिश से तबाही हुई। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रभावित इलाके के लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सरकार के इस भरोसे का असर प्रभावित इलाकों में जल्द ही दिखा और भारतीय सेना के 22 सदस्यों की एक टीम राहत बचाव के लिए मौके पर पहुँच गयी। जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। पहले से ही परेशान लोगों को बादल फटने की घटनाओं ने और मुसीबत में डाल दिया है। प्रशासन ने हालात को देखते हुए नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा और अलर्ट भी जारी किया है। लेकिन कुदरत के सामने चेतावनी से ज्यादा कोई कर भी क्या सकता है। तभी तो अमरनाथ गुफा के बेहद पास जब बादल फटा तो हाहाकार मच गया। लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज से दहशत को महसूस किया जा सकता है। पत्थर आ रहे, पत्थर 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 पानी पत्थर आ रहे पूरा। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त गुफा में एक आदमी भी मौजूद नहीं था। चूंकि इस वक्त यात्रा पर रोक लगी है, इसलिए जान का नुकसान नहीं हुआ। गुफा के पास पहले से ही एसडीआरएफ की 2 टीमें मौजूद थी। इसके अलावा गांदरबल से एक अतिरिक्त टीम को भी तैनात किया गया है। स्थानीय प्रशासन ने इलाके के लोगों से अपील की है कि वो सिंधु नदी से दूर रहें, क्योंकि बादल फटने के बाद सिंधु का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। प्रशासन की चिंता की वजह जम्मू के अखनूर की इन तस्वीरों से भी समझ में आती है। अखनूर में दरिया चिनाब का पानी देखते ही देखते खतरे के निशान पर पहुंच गया। पानी बढ़ा तो इसने पास के एक मंदिर को अपने जद में ले लिया। दरिया चिनाब के पास कई गांव हैं, इसलिए प्रशासन की चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जैसा हाल जम्मू के आसपास का है, वैसा ही हिमाचल प्रदेश का भी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश की वजह से अचानक आई बाढ़ से लोगों में दहशत का माहौल। अचानक आई बाढ़ में दिल्ली के 3 सैलानी भी बह गए, जिनकी तलाश
फौरन शुरू कर दी गई। बताया गया कि ब्रह्मगंगा नदी में आए उफान ने 25 साल की एक महिला और उसके अबोध बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया। नदी में बह गए दोनों की तलाश जारी है। बाढ़ की वजह से कुल्लू के लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गईं। कई जगह तेज बारिश से जमीन खिसकने की घटना सामने आई। कुल्लू में पहाड़ का एक हिस्सा जमीन पर गिरने से सड़क बंद हो गई और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी भारी बारिश से कई जगह जमीन खिसकने और चट्टाने गिरने का सिलसिला जारी है। शिमला के पंथा घाटी में भारी बारिश से जमीन खिसकी और मलबे में कई गाड़ियां दब गईं। जमीन खिसकने की वजह से विकास नगर पंथा घाटी रोड पूरी तरह से बंद हो गया। यही हाल उत्तराखंड का भी दिखा, जहां ऋषिकेश के पास बीन नदी में बरसाती पानी के आने से लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर दिखे। चीला मार्ग पर तो बारिश के चलते एक गाड़ी नदी में बहती दिखी। आफत में फंसने के बाद उसके ड्राइवर ने किसी तरह कूद कर अपनी जान बचाई। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ बर्फानी बाबा के पास बादल फटने की घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से बातचीत की, राहत कार्य पर चर्चा की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस बार मॉनसून में उत्तराखंड, हिमाचल के बाद जम्मू कश्मीर भी बादल फटने की घटना वहां हुई, जो काफी चिंताजनक है। पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाओं में अक्सर बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। इस बार ठीक ऐसा ही हो रहा है। हालांकि हादसों के बाद राहत और बचाव का मिशन जारी है, लेकिन लोगों को भी ऐसे मौसम में सावधान रहना होगा। पेगासस जासूसी मामले को लेकर विपक्ष के आक्रामक तेवर की वजह से एक बार फिर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार टालने की नौबत आई। बीजेपी ने कांग्रेस और टीएमसी के सांसदों पर स्पीकर पर कागज फेंकने के आरोप लगाए, तो कांग्रेस ने सरकार से बार बार यही पूछा कि वो बताए कि पेगासस खरीदा था या नहीं। लोकसभा में स्पीकर के आने के बाद उम्मीद तो देश के तमाम अहम मसलों पर चर्चा की थी, लेकिन शुरू हो गया हंगामा। स्पीकर ओम बिरला के आसन पर बैठते ही विपक्ष के कई सांसद तख्तियां लेकर आसन की तरफ नारेबाजी करते हुए बढ़ते दिखे और वेल में पहुंच गए। स्पीकर के बार बार आग्रह के बावजूद संसद में हंगामा होता रहा। आसन पर चेहरे तो बदल गए, लेकिन हंगामा जारी रहा। आरोप है कि इस दौरान कांग्रेस और टीएमसी के कुछ सांसदों ने आसन की तरफ कागज उछाले। इसके बाद लोकसभा में इतना हंगामा हुआ कि सदन को दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित करने की नौबत आ गई। विपक्ष का आरोप है कि सरकार पेगासस मामले पर चर्चा करने से बच रही है, जबकि विरोधी दल इस मामले पर चर्चा और जांच का ऐलान चाहते हैं। तो हमारी आवाज है, उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? क्योंकि सारी दुनिया में उसकी इंक्वायरी हो रही है, जैसा जर्मनी है, फ्रांस है, इवन हंगेरी आई थिंक। तो ये कंट्रीज में जब सोमोटो इंक्वायरी हो रही है, अपने देश में ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? नेशनल सिक्योरिटी के मामले में ये सरकार बात नहीं करती, करना नहीं चाहती, तो कौन से मसले पर बात करना चाहती? ये आयरे गरी वाली चीज़ तो हमेशा होती है, छोड़ दीजिए। आपने देखा होगा पूरा अपोजिशन यूनाइटेड है और यूनाइटेड रहेगा राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर और फार्मर्स एक्ट के ऊपर हम एक साथ रहेंगे। और इसकी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जब तक जांच नहीं होती, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो पाएगा। विपक्ष ने संसद के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर इस मुद्दे पर विरोध जताया। पेगासस जासूसी मामले पर एकजुटता दिखाने और विरोध जताने के लिए विपक्ष ने बूंदाबांदी के बीच संसद से विजय चौक तक मार्च भी किया। हालांकि सरकार और बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष संसद के काम में रुकावट डालने और लोकतंत्र को शर्मसार करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने जिस तरह से सदन ना चलने के लिए हर संभव प्रयास किया, वो विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा है। मर्यादाओं को तोड़ने का काम आज जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राहुल जी, पेगासस पर ही आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी पार्लियामेंट में उत्तर दे रहे थे।
लिखित उत्तर दे रहे थे, जो लिखा हुआ है उससे पढ़कर उत्तर दे रहे थे। आपके सभी प्रश्नों के, आपके सभी संशयों का उत्तर दिया जा रहा था। मगर आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने कागज को आदरणीय मंत्री जी के हाथ से छीन करके फाड़ दिया, उसे हवा में उड़ा दिया, उसे फेंक दिया। ये जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी नहीं है, ये गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है। कि एक तरफ कांग्रेस ना लोकसभा चलने दे रही है, ना राज्यसभा चलने दे रही है, और हम पहले लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं। जब यही डिस्कशन नहीं हो रहा है किसी के विषय में, तो स्टैंडिंग कमेटी में कैसे डिस्कशन होगा? बताया गया है कि विपक्ष के सांसदों ने अपने विरोध के दौरान जिस तरीके से आसन को निशाना बनाया, विरोध का ये तरीका सरकार और स्पीकर दोनों को ही पसंद नहीं आया। सदन में कागज उछालने वाले सांसदों के खिलाफ सरकार निलंबन का प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सरकार का कहना है कि इस तरीके का अमर्यादित व्यवहार करने वाले सांसदों को सदन से निलंबित किया जाना चाहिए। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी विपक्ष ने इस मुद्दे पर खूब हंगामा किया। विपक्ष के कई सांसद पोस्टर लेकर वेल में पहुंच गए। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्मृति ईरानी तक प्रश्नों के जवाब देते और चर्चा के लिए बिल पेश करते दिखे। लेकिन इस दौरान नारेबाजी और शोर बढ़ता ही गया। विपक्ष पेगासस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट से करवाने के नारे लगाता रहा। नतीजा ये रहा कि यहाँ भी सदन की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे, फिर 2:15 बजे और बाद में दिन भर के लिए स्थगित करने की नौबत आ गई। संसद देश के मुद्दों पर चर्चा करने, जनता के हित में फैसला लेने और कानून बनाने की जगह संसद में हर मिनट बहस के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं, जो जनता की गाढ़ी कमाई से आता है। इसलिए सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि सदन का कामकाज सही तरीके से चले। पेगासस मामले में भी गतिरोध को दूर करने की जिम्मेदारी दोनों की। राहुल की मीटिंग से ममता की दूरी। संसद में हंगामे के होमवर्क के लिए सुबह विपक्ष ने संसद भवन में ही मीटिंग के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। 14 दलों के नेताओं ने राहुल गांधी की मौजूदगी में मंथन किया और इसके बाद तय हुआ कि सरकार को सदन के अंदर और बाहर कैसे घेरना है, हर मुद्दे पर जवाब मिलने तक कैसे सवाल उठाने रहने हैं। और इसी बीच बैठक के दौरान एक सवाल उठा, ममता बनर्जी ने अपने नेताओं को राहुल वाली मीटिंग से दूर क्यों रखा? संसद में सरकार को घेरने के लिए संसद भवन में विपक्ष ने न केवल मंथन किया बल्कि एकजुटता दिखाने की कोशिश भी की। विपक्ष के नेता जैसा चाहते थे सब कुछ वैसा ही चल रहा था, लेकिन ममता बनर्जी की गैर मौजूदगी ने एनडीए के खिलाफ बन रहे मोर्चे में सवालों की सेंध लगा दी। पेगासस और नए कृषि कानून में बदलाव को लेकर हुए विपक्ष की अहम मीटिंग में सब कुछ तय था। बैठक का मुद्दा, मीटिंग में शामिल होने वाले दलों का नाम, इसलिए 14 दलों के नेता जुटे। कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी, सीपीआईएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी, आईयूएमएल, आरएसपी, केसीएम, वीसीके, सीपीआई, एसएस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के नेता शामिल हुए, लेकिन बीएसपी और टीएमसी शामिल नहीं हुई। हालांकि मंगलवार यानी 27 जुलाई की मीटिंग में बीएसपी और टीएमसी शामिल थी। मीटिंग के बाद राहुल गांधी पूरे फॉर्म में दिखे। उन्होंने कहा कि पेगासस के जरिए फोन टैपिंग और कृषि कानून में बदलाव के मामले में विपक्ष कोई समझौता नहीं करेगा। जब तक जासूसी मामले में जांच नहीं होती और जब तक कृषि कानून में किए गए बदलाव रद्द नहीं होते, तब तक सदन के अंदर और बाहर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी जारी रहेगी। हम पेगासस पे डिस्कशन नहीं करेंगे और हम किसी और चीज पे डिस्कशन करेंगे तो पेगासस खत्म हो जाएगा। पेगासस का उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। मगर जो पेगासस का मामला है वो हमारे लिए नेशनलिज्म का मामला है। राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई विपक्ष की मीटिंग में यह तय हुआ कि किन मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन ये क्या, इतनी अहम मीटिंग से टीएमसी और बीएसपी ने दूरी बना ली। ममता बनर्जी तो दिल्ली में लगातार विपक्ष के नेताओं से मिल रही हैं। फिर टीएमसी नेता राहुल की मीटिंग से नदारद क्यों रहे? राहुल गांधी की मौजूदगी में संसद से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी के बीच तृणमूल कांग्रेस का रुख हैरान करने वाला था। वैसे तो तृणमूल कांग्रेस पूरे विपक्ष को एक साथ लेकर चलने की बात करती है, लेकिन न तो विपक्ष की बैठक में और न ही विपक्ष के मार्च में तृणमूल कांग्रेस का कोई नुमाइंदा शामिल हुआ। इसको लेकर सियासी गलियारों में दिन भर चर्चा का माहौल गर्म रहा। अब सवाल यह है कि ममता को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता दिखाने की रणनीति के तहत ही तृणमूल कांग्रेस ने फैसला किया या इसके पीछे वजह कोई और है?
राहुल की मौजूदगी में हुई विपक्ष की मीटिंग से टीएमसी की दूरियों को लेकर कुछ सियासी वजह हैं, जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सफाई दी है कि ममता बनर्जी के साथ मीटिंग की वजह से राहुल वाली मीटिंग में उनके नेता शामिल नहीं हो सके, लेकिन इस मामले की सियासी सच्चाई कुछ और है। ममता बनर्जी पहले भी ये इशारा कर चुकी हैं कि उन्हें राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। वहीं दूसरी ओर सोनिया गांधी के साथ मुलाकातों से उन्हें कोई परहेज नहीं है। यानी 2024 के लिए विपक्ष के जिस महागठबंधन की चर्चा हो रही है, उसमें ममता खुद को कांग्रेस के सामने सरेंडर करने की भूमिका में नहीं दिखना चाहती। भाई पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है ना, क्या सरकार ने कहा क्या कि हम कोई डिबेट और डिस्कशन से हम भाग रहे हैं क्या? आप जिस मुद्दे पे भी डिबेट डिस्कशन करना चाहिए करिए ना भैया, आपको किसने मना किया हुआ है? लेकिन आप तो जो है वो डिस्कशन नहीं बल्कि डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं, डिस्ट्रप्शन करना चाहते हैं। और इस तरह के डिस्ट्रप्शन के जरिए जो है वो अगर उनको लगता है कि कोई बहुत बड़ा उनको लाभ होने वाला है तो वो उनकी गलतफहमी है। विपक्ष ने संसद भवन में बैठकर ये फैसला किया है कि वो पेगासस के मुद्दे पर चर्चा के बिना संसद को चलने नहीं देंगे। लेकिन सवाल यह है कि सरकार को घेरने की सियासत में उस आम आदमी का नुकसान क्यों किया जा रहा है, जिसके हक की लड़ाई लड़ने के लिए सांसदों को चुनकर संसद में भेजा जाता है। राजनेताओं को सियासी टकराव के मुद्दों की ज्यादा चिंता है या जनता की? सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के 14 दलों की मीटिंग का मकसद ये था कि वो केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखा पाएं। लेकिन इसको लेकर जो स्थितियां बन रही हैं, उसमें जिस पार्टी की सबसे अहम भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं दिख रही। राहुल वाली मीटिंग से नदारत दिखी। दरअसल असली मुद्दा ये है कि विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनने के लिए ममता के सामने सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस महागठबंधन के नेता के तौर पर ममता को आसानी से कबूल नहीं करेगी और ये ममता भी जानती। मुलाकातों का मेला 2024 का खेला। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने दिल्ली दौरे को लेकर सियासी इरादे साफ कर दिए हैं। 2024 में बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़े गठबंधन को लेकर वो अभी से राजनीतिक होमवर्क में जुट गए हैं। विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनने के लिए ममता और उनकी पार्टी बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों को अपना आधार बना रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 3 साल है, लेकिन ममता बनर्जी ने अभी से सियासी होमवर्क शुरू कर दिया है। उन्होंने दिल्ली दरबार में उसकी झलक भी दिखा दी। 2 दिन में 5 बड़े नेताओं से मुलाकात। 28 जुलाई की शाम को वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिली। उससे पहले कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। 27 जुलाई को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेता कमलनाथ से लंबी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी से भी उन्होंने कोरोना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। तो 27 जुलाई को ही कांग्रेस नेता आनंद शर्मा से भी ममता ने बातचीत की। इन सभी मुलाकातों का मकसद साफ है। ममता 2024 की चुनावी चुनौती के लिए अभी से राजनीतिक तैयारी कर रही हैं। इसलिए उन्होंने 28 जुलाई को संसद भवन में विपक्ष की मीटिंग में अपने नेताओं को न भेजकर तमाम राजनीतिक मामलों पर लंबी बैठक की। ममता ने मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात की। तीसरे मोर्चे को लेकर ममता ने मीडिया के सामने अपने मन की बात कही। बताया कि सभी से संपर्क में है। 3 साल का वक्त जरूर है, लेकिन संसद सत्र के बाद सबके साथ मिलकर बात होगी। सोनिया जी इनवाइटेड मी फॉर अ कप ऑफ टी। राहुल जी इज आल्सो देयर। सो वी मेट, we discuss the political situation in general and also we discuss about the unity of the opposition। देखिए बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। हालांकि ममता यह दावा कर रही हैं कि वो विपक्ष की नेता बनने के बजाय कार्यकर्ता बनने में विश्वास रखती है। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे का मूल कारण मिशन 2024 है, जहां वो विपक्ष में नेतृत्व की भूमिका लेना चाहती हैं। हालांकि कांग्रेस को ये शायद ही मंजूर हो और कांग्रेस के बिना ममता का आगे बढ़ पाना मुश्किल होगा। ममता ये जानती हैं। तभी हालांकि सोनिया गांधी जो सक्रिय राजनीति में नहीं है इस समय, उनसे वो मुलाकात करती हैं, लेकिन राहुल गांधी जो सक्रिय हैं उनसे दूरी बनाकर रखती हैं। ममता ये नहीं चाहती हैं कि जब वो विपक्षी दल के नेतृत्व का दावा ठोके तो उन्हें राहुल गांधी से चुनौती का सामना करना पड़े। इसीलिए ममता के मिशन 2024 की शुरुआत दिल्ली दरबार से हुई। बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ममता और टीएमसी नेता लगातार इस प्रचार में जुटे हैं कि बीजेपी का विजय रथ रोककर ममता ने खुद को मजबूत नेता के तौर पर स्थापित किया है। संसद में भी बतौर विपक्ष उनकी पार्टी की भागीदारी सबसे अहम है। ऐसे में वो बंगाल में मिली जीत का मॉडल यूपी समेत
2024 के लोकसभा चुनाव में दोहराना चाहती हैं। जो मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी जिसके नेतृत्व में चुनाव हो रहा हो बंगाल का, वो अपने ही विधानसभा नंदी गांव में शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई, तो नैतिकता का तकाजा तो यह था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेनी चाहिए थी। सारा बीजेपी पार्टी कलकत्ता में बैठे हुए था, लेकिन ममता को हरा नहीं पाया विधानसभा इलेक्शन में, तो वो असफल का बात है। अभी सवाल पैदा नहीं होता है, ममता ने तो दिखा दिया। पिछले 19 साल में भी एक बार प्रयास ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था, उसका रिजल्ट सबको मालूम है। इसलिए होना कुछ नहीं है, थोड़ा सा लोगों को दिखाने का हम अभी जिंदा है, अस्तित्व में। और ममता बनर्जी चारों तरफ संकट से घिर रही है, प्रशासनिक जो उनकी अयोग्यता वो साबित हो रही है। एनडीए के खिलाफ महागठबंधन बनाने की कोशिश में ममता बनर्जी फिलहाल रेस में सबसे आगे दिख रही हैं। लेकिन तीसरे मोर्चे को लेकर सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो दल अपने अपने राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं, वो गठबंधन धर्म की खातिर तीसरे मोर्चे में शामिल होकर साथ लड़ेंगे। ऐसे में कई दल ये तय नहीं कर पाते कि वो अपने विरोधी दल के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ें या अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ते रहें। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और लेफ्ट, टीएमसी और कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, ऐसी तमाम पार्टियां हैं जो तीसरे मोर्चे के गणित में खुद को असहज महसूस करती हैं। अब देखना यह है कि 2024 के लिए कितने दलों को ममता बनर्जी की सरपरस्ती कबूल होती है। सुबह विपक्ष की बैठक से टीएमसी सांसदों की गैर मौजूदगी के बाद जब सवाल उठने लगे तो शाम को 10 जनपद पर तस्वीरों में कुछ बदलाव हुआ। सोनिया गांधी के साथ ममता की मुलाकात के दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहे, यानी सुबह राहुल वाली मीटिंग से दूरी बनाने के बाद शाम को ममता ने यह जताने की कोशिश की कि विपक्ष के किसी नेता से उन्हें परहेज नहीं। शिल्पा शेट्टी के पति और अश्लील फिल्में बनाने और बेचने के आरोपी राज कुंद्रा के खिलाफ एक और मॉडल ने केस दर्ज कराया है। मॉडल ने राज कुंद्रा पर यह आरोप लगाया कि बड़ी फिल्मों में काम करने के बहाने उनके साथ धोखा किया गया, और इतना ही नहीं, इनकी पॉर्न फिल्म बनाकर हॉटशॉट्स ऐप पर अपलोड भी की गई। मॉडल ने कुंद्रा की कंपनी से जुड़े कई और लोगों पर भी रिपोर्ट दर्ज कराई है। पॉर्न फिल्मों के अवैध कारोबार के आरोपी राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुंबई के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनकी और उनकी कंपनी के आईटी हेड रेयान थोरपे की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा कुंद्रा के खिलाफ एक और मॉडल ने केस दर्ज कराया है। एक मॉडल ने कुंद्रा की कंपनी पर केस दर्ज कराया है। मुंबई के मालवणी थाने में कुंद्रा की कंपनी से जुड़े 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। आरोपियों में अभिनेत्री गहना वशिष्ठ का भी नाम शामिल है। मॉडल ने फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाया है। उसने धोखे से पॉर्न फिल्म में काम करवाने का आरोप भी लगाया। पीड़ित मॉडल के मुताबिक पॉर्न फिल्म शूट करके हॉटशॉट्स पर अपलोड कर दी गई। अब क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल पूरे मामले की जांच करेगी। हालांकि केस दर्ज होने पर गहना वशिष्ठ ने अपनी सफाई में केस दर्ज करवाने वाली मॉडल पर ही सवाल उठा दिए। जो लोग ऑलरेडी गंदगी फैला रहे हैं वो सब तो विक्टिम बन चुके हैं, है ना। उनको ना तो ये चेक किया जा रहा है कि वो लोग कौन है, ना उनका प्रीवियस वर्क देखा जा रहा है, ना कुछ देखा जा रहा है। कि आप सबसे पूछ लीजिए कि हमने किसी के साथ कोई गलत, कोई जबरदस्ती कुछ नहीं किया। राज कुंद्रा की जमानत को लेकर क्राइम ब्रांच के वकील और राज के वकील के बीच कोर्ट में काफी तीखी बहस हुई। क्राइम ब्रांच ने अदालत को बताया कि इस मामले में कई और पीड़ित सामने आ रही हैं। अगर राज कुंद्रा को जमानत दी गई तो वो गवाहों को अपनी ताकत और रसूख के दम पर प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा राज के आईटी हेड रेयान थोरपे के कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज किए गए। अगर जमानत मिली तो वो सबूतों को खत्म कर सकता है। आज राज कुंद्रा और रायन की जमानत अर्जी पर सुनवाई थी। दोनों अर्जी पर सुनवाई हुई और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसी की वजह से दोनों की अर्जी अदालत ने खारिज की। राज कुंद्रा के वकील ने क्राइम ब्रांच के दावों के खिलाफ जमानत की अपील करते हुए कोर्ट से कहा कि अप्रैल 2021 में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। इस मामले में अधिकतम सजा 7 साल की। अधिकतर आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। अगर सामान्य हालात हैं तो जमानत दे दी जाती है। इस मामले में 9 लोग जिन्हें जमानत मिल चुकी है, सबूत नष्ट करने या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना तो उस मामले में भी बनी रहती है। राज कुंद्रा का पासपोर्ट क्राइम ब्रांच ने जमा करा लिया है। उनका देश से बाहर जाना मुमकिन नहीं है। राज कुंद्रा की जमानत को लेकर उनके वकील ने ऐसी दलील दी कि अदालत भी हैरान रह गई। राज कुंद्रा के वकील ने कहा कि क्या राज कुंद्रा कोई आतंकवादी हैं, क्योंकि क्राइम ब्रांच का कहना है कि वो किसी भी महिला को आतंकित कर सकते हैं या फिर इस केस से जुड़े लोगों को डरा धमका सकते हैं। उनके वकील ने यहाँ तक दलील दी
कि राज कुंद्रा का पासपोर्ट क्राइम ब्रांच ने जब्त कर लिया है और ऐसे में उन्हें भागने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। लेकिन अभियोजन पक्ष ने कहा कि राज कुंद्रा बेहद ही प्रभावशाली शख्स हैं और ऐसे में इस पूरे मामले में अभी भी विक्टिम सामने आ रही हैं और उन्हें जमानत देने से केस कमजोर होगा। क्राइम ब्रांच के मुताबिक उसे राज कुंद्रा की पॉर्न फिल्मों से होने वाली कमाई का पूरा हिसाब किताब खंगालना है। इसमें कई बैंक खातों की जांच चल रही है जिनके जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन शामिल है। मुंबई पुलिस ने पोर्नोग्राफी मामले में इसी साल 4 फरवरी को एक केस दर्ज किया था, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया। जब पुलिस ने मुंबई के मलाड वेस्ट इलाके में स्थित एक बंगले पर छापा मारा तो वहां पॉर्न फिल्म की शूटिंग चल रही थी। पुलिस को तब राज कुंद्रा के बारे में अहम सुराग मिले थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने कई पुख्ता सबूत जुटाए और तब जाकर राज कुंद्रा और उनकी कथित पॉर्न इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई। 19 जुलाई को राज की गिरफ्तारी के बाद से उनके खिलाफ पॉर्न फिल्मों के काले कारोबार से जुड़े कई राज लगातार सामने आ रहे हैं। राज कुंद्रा को लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों का दावा है कि उन्होंने मार्च में फोन बदल लिया था, जिसकी वजह से क्राइम ब्रांच पुराना डेटा रिकवर नहीं कर पाई। लेकिन उनके आईडी हेड के पास से मिले कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में पॉर्न फिल्म और उन्हें बेचने से संबंधित जानकारी मिल सकती है। अब तक 120 पॉर्न फिल्मों के वीडियो मिल चुके हैं। और इसी के साथ ही वक्त हो चला है डंके की चोट पर में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे।